हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम बात कर रहे थे क्लास 9th की इकोनॉमिक समरी के बारे में, जिसमें हमने अब तक के 3 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। पहला चैप्टर था पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा चैप्टर था मानव संसाधन के रूप में लोग, तीसरा चैप्टर था जो हमने कल डिस्कस किया, निर्धनता एक चुनौती, और आज चौथा चैप्टर है जिसे हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। हम इसमें समरी में देखेंगे व्हाट इज फूड सिक्योरिटी क्या है, व्हाई वी नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, व्हाट इज बफर स्टॉक, व्हाट इज एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहजे निर्धन परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य ही खाद्य सुरक्षा है। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में सीमित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो, कोई बाधा ना हो। तो ये हो गए डायमेंशन, खाद्य सुरक्षा के आयाम, खाद्य सुरक्षा के आयाम। अब हम बात करते हैं कि ब्रॉड व्यू पॉवर्टी का, फूड सिक्योरिटी का, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट, ट्रेड एंड स्टॉक पिलिंग, एक्सेस, ट्रांसपोर्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, अफोर्डेबिलिटी, परचेजिंग पावर, यूटिलाइजेशन। तो ये सब होना चाहिए। गुड हेल्थ इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशंस, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन। अब हम बात करते हैं हमें खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती क्यों है। आखिर खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों की आवश्यकता क्यों तो समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होता है, लेकिन जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी और वर्तमान समय में जैसे कोरोना से जूझ रहा है, तो फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल और राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट, इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं, और यह आपदा अगर अधिक विस्तृत क्षेत्र में आ जाए और लंबे समय तक बन जाए तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है और व्यापक भुखमरी से अकाल भी पैदा हो जाता है। इसलिए हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है। समाज का अधिक वर्ग जो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त है, जैसे बीपीएल परिवार, जैसे बीपीएल फैमिली। प्राकृतिक आपदा जैसे देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, अकाल आया तो कुल उपज में कमी होगी, खाद्य की कमी प्रभावित क्षेत्र में हो जाएगी, कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। कुछ लोग नहीं खरीद सकते हैं, अमीर लोग तो खरीद लेंगे। भुखमरी की स्थिति हो जाएगी, मृत्यु होगी, लोग सड़ा गला खाना, दूषित पानी से पीने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी और मृत्यु की दर ऐसे में बढ़ जाएगी।
सबसे बड़ा अकाल जो था बंगाल में पड़ा था 1943 में। वहाँ पे प्रभावित लोग थे खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। कारण था चावल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। चावल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। चावल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी, तो जिस वजह से वहाँ पे सबसे बड़ा अकाल प्रभाव पड़ा था। इस समय जो वर्तमान समय में अगर देखें तो प्रभावित क्षेत्र है कालाहांडी, काशीपुर, उड़ीसा। उड़ीसा में अकाल जैसी स्थिति देखने को मिलती है। बारन जिला राजस्थान, पलामू झारखंड और अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना हमें आए दिन मिलती रहती है। खाद्य असुरक्षा से प्रभावित कौन लोग होते हैं? भूमिहीन लोग होते हैं, पारंपरिक दस्तकार होते हैं, पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग होते हैं, छोटा मोटा काम करने वाले कामगार होते हैं। अब हम बात करते हैं बफर स्टॉक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि बफर स्टॉक के बारे में। इससे पहले हम बात करें, इससे पहले हम देख लेते हैं खाद्य असुरक्षित कौन होता है। खाद्य असुरक्षित जो होते हैं भूमिहीन, जो बहुत अधिक भूमिहीन लोग, इसको एलोबरेट कर लेते हैं। भूमिहीन लोग जो बहुत अधिक अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, कामगार और निराश्रित तथा भिखारी, छोटा मोटा काम करने वाले कामगार। असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं। मौसमी कार्यों में लगे हैं। ये कृषि का कार्य होता है जहाँ 6 महीने तो काम होता है लेकिन 6 महीने काम नहीं होता है। इनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं, केवल जीवित रह सकते हैं। इतनी कम मजदूरी दी जाती है, इतनी कम मजदूरी दी जाती है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के कारण सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनको भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं और ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि महिलाएं अगर कुपोषित रहेंगी तो उनसे जो जन्म लेने वाले बच्चे होंगे वो भी कुपोषित ही होंगे, जो कि देश के लिए एसेट नहीं बन पाएंगे, वो बोझ बन जाएंगे। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। आदिवासी और सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि गरीबी लाती है। भुखमरी गरीबी लाती है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। इसके क्या होते हैं? दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक में मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करना, जैसे अत्यंत निम्न आय वाले लोग। मौसमी में क्या होता है? फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र, अनियमित श्रमिक लोग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बरसात होती है, शहरी क्षेत्र में जब बरसात होती है तो उनको काम नहीं मिल पाता है, लेबरों को काम नहीं मिल पाता है, जिससे वे पूरे वर्ष काम से वंचित रहते हैं, इसलिए उनको भुखमरी का सामना करना पड़ता है। भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ जब हमारे यहाँ 1968 में जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल
अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहां अनाजों का उत्पादन बहुत ज़्यादा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा था। अब हम भारत के संदर्भ में देख लेते हैं खाद्य सुरक्षा। अब हम भारत के नज़रिए से देखते हैं खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और सुनिश्चित भी हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला है बफर स्टॉक। अब हम बफर स्टॉक के बारे में जानेंगे। बफर स्टॉक जो है भारतीय खाद्य निगम FCI के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं व चावल का भंडार है। पर्पस ऑफ स्टेबलाइजिंग ऑफ द प्राइसेस, फ्री मार्केट्स वेयर प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूनतम समर्थित कीमत MSP किसे कहते हैं। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतों का दिया जाना MSP कहलाता है। अब इसका क्या क्रम होता है वो देख लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कोई किसान कोई फसल बोने जाता है, मान लो गेहूँ की फसल बोने जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उससे कहती है कि तुम सरप्लस प्रोडक्शन करोगे तो हम इतना तुम्हें MSP देंगे, मान लो 1500 रुपये तुम्हें हम MSP देंगे और हम तुमसे चावल उतने में खरीद लेंगे। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट ने कहा सरप्लस प्रोडक्शन करो, गेहूँ चावल हम तुमसे खरीदेंगे। किसानों को फसल की बुवाई से पहले कीमत दे देते हैं, जिसे MSP कहते हैं। और ये दिया क्यों जाता है, उत्पादन के प्रोत्साहन देने के लिए। उत्पादन को खरीदा गया अनाज भंडार में एकत्रित होता है, जिसे बफर स्टॉक कहते हैं। इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, इसलिए होती है, बफर स्टॉक की ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि कमी वाले क्षेत्रों में समाज के मतलब मान लो किसी क्षेत्र में भूखा आ गया, अकाल आ गया, जैसे कोरोना चल रहा है, तो किसी क्षेत्र में कोरोना की वजह से खाद्य की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत, इशू प्राइस कहते हैं। खराब मौसम या आपदा काल में अनाज की समस्या का हल करने के लिए ये सहायता प्रदान करता है, जिसे इशू प्राइस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त सरप्लस अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें आपने देखी होंगी। देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों को उचित दर वाली दुकानें भी कहा जाता है। चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा होती है। जैसे मान लो 35 किलोग्राम अनाज है, 5 लीटर मिट्टी का तेल है, 5 किलोग्राम चीनी है, निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। इसे PDS कहते हैं। भारत में राशन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में हुई थी। PDS को देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, बल्क एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, फेयर प्राइस शॉप्स, राशन शॉप्स, कंज्यूमर, सरकारी योजनाएं। अब हम पहले देख लेते हैं इसकी शुरुआत क्यों होती। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 1960 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO
की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई, और काम के बदले अनाज 1977 से 78 में प्रारंभ की गई इस योजना को। इन वर्षों में कई नई कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन भी किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। पीएपी मतलब कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रारंभ में ये प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित संस्करण लाया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबी को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई, एकीकृत बाल विकास सेवाएं हो गई, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई, अंत्योदय अन्न योजना हो गई जो कि गरीबों में सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए थी, अन्नपूर्णा योजना हो गई जो दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों की आय सुरक्षा प्रदान की है। अनाजों में ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं क्योंकि एफसीआई जो है अनाज भंडार से तो भरा हुआ है लेकिन वहाँ पे अनाज सड़ रहा है या तो चूहे खा रहे हैं या इस तरह से हमारे यहाँ अभी भी भुखमरी की स्थिति देखने को मिल जाती है, जबकि इतना सारा अनाज हमारे यहाँ पहले से ही है। अब हम राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को पूरक श्रम रोजगार के सृजन को तीव्र करने के उद्देश्य से देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें वेतन रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। इसे 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया और राज्यों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराया जाता है। जिला स्तर पर कलेक्टर शीर्ष अधिकारी होता है, मतलब आईएएस ऑफिसर शीर्ष अधिकारी होता है और उन पर इस कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वयन, समन्वयन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होती है। वर्ष 2004-05 में इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख टन अनाज के अतिरिक्त 2020 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। ये हो गई राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। अब अंत्योदय अन्न योजना देख लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को पर्यवेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्सिडी क्या होती है।
सब्सिडी वो भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है सहायकी से। मतलब सब्सिडी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। मान लो कि हमारे यहाँ किसी देश से बाइक आयात आयात की जा रही है, उसकी कीमत है 50 करोड़। हमारे यहाँ पे वही बाइक बनाई गई जिसकी कीमत आ रही है 20 लाख। तो सरकार ने क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको सब्सिडी देगी पार्ट्स में, ताकि ये ऊंची आय तो कायम रहे लेकिन इसकी आय कम हो जाए, ताकि हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो इस बाइक को खरीद सकें। तो इसे कहते हैं सब्सिडी, इसे कहते हैं हम सब्सिडी। अब हम बात करते हैं 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। पहला है अंत्योदय कार्ड, गरीबों में सर्वाधिक गरीब के लिए होता है। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों के लिए। तीसरा है एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए। अब हम जरा बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। एमएसपी को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित एमएसपी पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिमी बंगाल में मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है। एमएसपी में वृद्धि ने विशेषतः खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट आई है। इससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने का खतरा पैदा हो गया है। एमएसपी की कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। चिंता का एक प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता रही है, जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि अखिल भारतीय स्तर पर पीडीएस खाद्यान्नों की औसत उपभोग मात्रा 1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह है। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में अब प्रति व्यक्ति उपभोग का आंकड़ा 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह से भी कम है। इसके विपरीत केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अधिकतर दक्षिणी राज्यों में और हिमाचल प्रदेश में औसत उपभोग 3 से 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के बीच है। निर्धनों को अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए राशन दुकानों के बजाय बाजार पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि पीडीएस डीलर क्या करते हैं, जो राशन में उपलब्ध अनाज है उसको वो मार्केट में भेज देते हैं और मार्केट से लो प्राइस वाला अनाज उनको बेचते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, राशन की दुकानों से अनाज ना खरीद कर वो दुकानों से लेना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये एक आलोचना हो गई पीडीएस प्रणाली की, ये एक आलोचना हो गई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम की। अब हम बात कर लेते हैं सरकारी समितियों की। सहकारी समितियां की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है। देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। जैसे कि तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा, मदर डेयरी जो है उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। और इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है।
एडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार को नीति को प्रभावित करने में एडीएस को कोशिश रंग ला रही है। और जो महाराष्ट्र में एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस है, ये अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और एक नए प्रकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। अब इसकी हम समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। समरी ये है कि किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है, सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य हो और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध ना हो। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की सुरक्षा से ग्रस्त है, सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत श्रमिक हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके 2 घटक हैं, जिसे बफर स्टॉक और दूसरा पीडीएस कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल है। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। तो ये रही हमारी इस चैप्टर की पूरी समरी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास 9 की इकोनॉमी की एनसीईआरटी समाप्त होती है और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में एथिक्स के लेक्चर के साथ हम मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एटीट्यूड। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द प्रेस आइकन बटन, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।